3 बजे तक लाइब्रेरी में बैठना और फिर डैन के साथ उसके घर चाय पीने चले जाना राधिका का नियम बनता जा रहा था। उस समय डैन के नौकरों में केवल एक बूढ़ा बैरा ही था जो कि अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं समझता था और डैन को हिंदी नहीं आती थी, पर काम सुचारू रूप से चलता जाता था। जाड़ों के एक मध्याह्न में लॉन में बैठकर चाय पीते हुए डैन ने अपनी पत्नी के बारे में उसे बताया था। भारतवर्ष उसे रास नहीं आया था। जब तक डैन दिल्ली में रहा उससे निभी भी, पर लखनऊ आते समय पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। एक कारण यह भी था, डैन ने बड़े शांत भाव से बताया कि जयपुर की यात्रा के दौरान उसकी भेंट एक हंगेरियन से हो गई थी और डैन के जाने बगैर उसने काफ़ी समय उसके साथ भी बिताया। हंगेरियन अमेरिका आना चाहता है और इसके लिए अमेरिकन पत्नी वरदान सिद्ध होगी। सारी बातें सोचकर डैन और उसकी पत्नी अब अलग अलग रहते हैं। वह वापस चली गई है और डैन के लौटने पर वे संबंध विच्छेद कर लेंगे। बच्चा वह दोनों के पास आता जाता रहेगा। राधिका कई दिन इन संबंधों पर सोचती रही। कैसा होगा वह देश जहाँ लोग इतनी आसानी से साथी बदल लेते हैं? क्या रिक्ति हृदय में कचोटती नहीं रहती? वह तो पापा को ही क्षमा नहीं कर पाई। इसका उल्लेख करने पर डैन हंसा। कारण तुम्हारा व्यक्तित्व और परिवेश है राधिका। दोनों दो दो कप चाय पी चुके थे। डैन का मुख धूप की ओर था और राधिका अपनी दाहिनी हथेली से चेहरे को आड़ में किए थी, चोंद से बचने के लिए। वह डैन की बात को ध्यान से सुन रही थी। माँ के मरने के बाद तुम्हारा पिता के प्रति लगा बहुत कुछ अब नॉर्मल हो गया। यदि भारतीय परिवेश में तुम्हें प्रारंभ से ही युवा मित्र बनाने की सुविधा होती तो ऐसा न होता। तब तुम्हें प्रसन्नता होती कि तुम्हारे पिता ने जीवन में फिर सुख पाया। राधिका इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। उसके चरित्र का इस प्रकार विश्लेषण कभी किसी ने किया नहीं था। क्यों, बचपन में तुम्हारे संगी साथी थे? नहीं, स्कूल में थे पर कम। तुम्हें उनके घर आने जाने की सुविधा थी? तुम तो जिरह कर रहे हो। तब डैन हंसा और बोला, नहीं राधिका, मैं तुम्हें यह जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने अपने ही बनाए हुए दुख के घेरे में अपने को बांध लिया है। ठीक है, पिता ने दूसरी शादी कर ली, तुम भी सीमाओं से निकलो, दुनिया देखो, अपनी संभावनाओं को विकसित करो। किसी युवा पुरुष से मुझे युवा पुरुष बहुत अपरिपक्व लगते हैं, इसलिए कि तुम प्रत्येक में अपने पिता की सी मानसिक प्रौढ़ता ढूंढती हो। मालूम है कि तुम मेरे साथ इतनी फ्री क्यों हो? क्यों? राधिका ने पूछा। क्योंकि तुम मुझ में कहीं अपने पिता का प्रतिबिंब पाती हो, ठीक है ना? बिल्कुल गलत। राधिका ने ऊंचे स्वर में प्रतिघात किया। पर ऐसे ही अनेक वार्तालापों के बाद उसके मन में यह विश्वास दृढ़ होता गया कि उसे डैन की बात मानकर एक बार विदेश अवश्य जाना चाहिए। विद्या इन दिनों यूनिवर्सिटी में शाम की कक्षाएं लेती थी। लौटते लौटते 9 बज जाते। थकी भी इतनी होती कि भोजन करने के बाद फिर अधिक देर जागती न रहती। राधिका अक्सर देर तक पापा की पांडुलिपि टाइप किया करती और पापा कमरे में टहलते रहते और बीच बीच में आकर राधिका के कंधे के ऊपर से झांक कर देख लेते। गत वर्ष राधिका ने हिस्ट्री में प्रथम वर्ष करके छोड़ दिया था। राधिका जो ठान लेती है वही करती है, यह जानते हुए किसी ने उस पर दबाव भी नहीं डाला था। इस बीच उसने टाइपिंग सीख ली थी। फ़र्क फ़र्क रंगों की बोगनवेलियाँ इकट्ठे करने का शौक़ पाल लिया था और विदेशी साहित्य की ढेर सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ डाली थी जिन्हें पढ़ना वह हमेशा टालती आई थी। रात्रि के उस प्रथम प्रहर में पापा की स्टडी में काम करते हुए राधिका को यह ज्ञान भली भांति रहता था कि विद्या अपने कमरे में अकेली है और इससे उसे थोड़ा सा सुख होता। आत्मविश्लेषण के एक क्षण में उसने डैन से कह डाला और डैन ने हंसते हुए कहा, राधिका, यह तो बिल्कुल बच्चों की सी बात हुई कि तुम जब तक काम करोगे तुम्हारे पिता कमरे में रहेंगे और तुम्हारी वे माता। राधिका ने एक वक्र दृष्टि से डैन को देखा। क्या कोई भी संबंध तुम्हारे लिए पुनीत नहीं है? पर डैन सदा सोचने को बाध्य करता है। डैन का ही आग्रह था कि पापा को सब कुछ बता दे, यह भी कि वह शिकागो में डैन की सहायिका के रूप में काम करना चाहती है। पापा उत्तेजित कम ही होते हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत उदार और सुलझा हुआ है। एक व्यक्ति के पूरे विकास में वे दृढ़ विश्वास रखते हैं। इसलिए राधिका पूरे नगर में स्वच्छंद वायु के झोंकों की तरह डोलती फिरती है। पर राधिका की यह बात सुन जो विस्फोट हुआ उसे वह बहुत समय तक नहीं भूलेगी।
राधिका मूर्खता और अज्ञान में अपना जीवन नष्ट कर लेगी, पापा ने कई बार कहा। राधिका से यह सब सुना नहीं गया। एक ऐसी तिलमिलाहट और विद्रोह उसके मन में भर उठा था कि पापा की कोई बात, कोई सेंटिमेंट उसको नहीं छू पाया। वह बैठी बैठी नाखूनों से कुर्सी खुरचती रही और होठों में ही बुदबुदाती रही। लीजिए, अब आपने भी जान लिया ना। 1.5 वर्ष पहले विद्या से जब आपने विवाह कर लिया था, तब से मुझे कैसा लगता रहा है। सोचती रही और हैरत करती रही कि पापा की इस पीड़ा से वह रंच मात्र भी द्रवित क्यों नहीं हो रही है। और उसे कुछ भी महसूस न करने की अवस्था में उसने थोड़ी सी तैयारी की और घर से चली आई। विद्या इस सब के बीच एक शब्द नहीं बोली थी। वही उसके साथ स्टेशन भी आई। बहुत संक्षिप्त विदाई, 2-1 शब्द। पर राधिका उस समय डैन के बारे में सोचने लगी थी, जो कि एथेंस में उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। एथेंस से वे रोम गए थे, फिर लंदन और वहाँ से सीधे शिकागो। उस दिन हवाई जहाज़ आधे घंटे तक शिकागो के अड्डे पर मंडराता रहा। एयरपोर्ट पर खचाखच भीड़ थी और जहाज़ को उतरने में देर लगी। राधिका खिड़की से मुख सटाए, सांस साधे बाहर देखती रही। असंख्य रोशनियों को जो नीचे झिलमिला रही थी। गगनचुंबी अट्टालिकाओं से मंडित बेहद विशाल नगर। बाईं ओर कुछ आगे चलकर एक लाइट हाउस, जिससे कि राधिका ने जाना कि जहाँ रोशनियों की पांत थम गई है और अंधकार है, वहीं लेक होगी, लेक मिशिगन। पास की सीट पर डैन बड़ा असंप्रक्त सा झपक गया था। जहाज के बाहर पैर रखते ही हवा के झोंकों ने राधिका को छुआ, खूब तीखी ठंडी हवा ने, जिससे वह एकदम कांप उठी। तब डैन की बाह ने उसके कंधों को घेर लिया। डैन ने नया फ्लैट लिया था। उसकी पत्नी अब भी वाशिंगटन में रह रही थी। मंजिल के इस फ्लैट की बालकनी लेक की ओर थी। अगली सुबह से राधिका के लिए अलग स्थान ढूंढा जाएगा। राधिका बालकनी में निकल आई और अंधकार में ताकने लगी। लाइट हाउस से तीव्र प्रकाश झर रहा था और अपेक्षाकृत शांत वातावरण होने के कारण रह रहकर बजते भोंपू की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अंदर डैन के कई मित्र मिलने आ गए थे। न जाने क्यों वह उनके सामने पड़ने से कतरा रही थी। सब कुछ कितना सुंदर, कितना अद्भुत और नवीन था। राधिका देर तक वहीं खड़ी रही। ठंड से रह रहकर रोए खड़े हो जाते, पर वह अंदर नहीं गई। फिर अचानक एक स्वर सुनकर वह चौंक गई। आप यहाँ खड़ी हैं? अंदर आपका इंतजार हो रहा है। राधिका ने मुड़कर देखा। हिंदी शुद्ध थी, उच्चारण निर्दोष। फिर कई लोग एक साथ बालकनी में आ गए और किसी ने कमरे का पर्दा खिसका दिया और राधिका के चारों ओर ढेर सा प्रकाश बिखर गया। डैन ने उसका परिचय कराया। मित्रों में एक लंबा सा भारतीय युवक भी था, शायद अपनी पत्नी के साथ। उसकी कौतुक भरी दृष्टि न सह पा राधिका दूसरों की ओर देखने लगी। डैन ने उसी युवक मनीष पर राधिका के लिए कोई कमरा ढूंढने का भार डाल दिया। डैन के मित्र काफ़ी देर तक बैठे रहे। वे साथ खाने पीने की चीज़ें, कॉफ़ी आदि लेकर आए थे। राधिका के बारे में उन्हें मालूम न था, मगर कई वर्ष बाद डैन के लौटने पर वे उसकी पहली शाम अकेले नहीं काटने देना चाहते थे। उन सबके बीच राधिका के मन पर से जो कुछ छोड़कर आई थी, सबकी स्मृति मिट गई। अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत पर वह उल्लसित थे। जब कमरा ढूंढने में मनीष ने ढील ढाल दी, तब भी उसने अधिक चिंता न की। तब तक वह अघोर वर्ण वाले विद्यार्थियों की परेशानियों के बारे में काफ़ी सुन चुकी थी और साथ ही मन में एक छोटा सा संशय भी था कि कहीं डैन ने ही तो उसे बिना बताए मनीष को राधिका के लिए अलग जगह ढूंढने से मना तो नहीं कर दिया। वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था कि डैन ने उससे ठंडे शांत स्वर में बताया कि उसे एक बार फिर पूर्व में जाने का अवसर मिल रहा है और वह सोच रहा है कि अपनी स्वीकृति दे दे। राधिका तब स्वतंत्र हो जाएगी और जैसे चाहेगी रह सकेगी। राधिका को यह ग्रहण करने में समय लगा। तुम्हें नई तरह से एडजस्ट करने में समय लगेगा, मैं जानता हूँ। मुझसे छूटने पर दुख भी। तुम में युवावस्था की लचक है और तुम शीघ्र ही इस दुख पर विजय पा लोगी। मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। तुम्हें अपने साथ चलने के लिए इस कारण नहीं कहता क्योंकि तुमने कभी एक क्षण के लिए भी प्यार नहीं किया। राधिका, तुम मुझ में अपना पिता ढूंढ रही थी, वही पिता जिसे त्रास देने के लिए तुम मेरे साथ चली आई थी। पर मैंने तुम्हारे पिता की जगह स्थापित नहीं होना चाहा। मैं तो स्वतंत्र व्यक्तित्व हूँ। कुछ रुक कर, और मैं तुम में अपना खोया
यौवन ढूंढ रहा था, अपनी पत्नी के छोड़कर चले जाने की कड़वाहट धोना चाहता था, पर शायद हम दोनों ही सफल नहीं हो सके। फिर डैन के मुख की रेखाएं बड़ी कोमल हो गई। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ कि तुमने अपने युवा जीवन का कुछ समय मुझे दे दिया। तुमसे कहना भी चाहता हूँ कि तुम बड़े होने की चेष्टा करो और जीवन से भागो नहीं, उसे दोनों हाथ फैलाकर ग्रहण करो। राधिका जैसे पत्थर की मूर्ति। डैन जो कह रहा है उसमें सच का एक बहुत बड़ा अंश है, यह वह समझ रही थी। पर मेरा क्या होगा, यह प्रश्न बार बार उसके होंठों तक आ जाता, पर वह चुप रही। मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध कर जाऊंगा, मेरे मित्र भी देखते भालते रहेंगे। तुम्हारे प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने से मैं भागूंगा नहीं। राधिका उस सब के लिए रुकी नहीं। जैसे पापा के घर से चली आई थी, उसी प्रकार डैन को भी छोड़ दिया। यदि उसने स्वेच्छा से डैन का संग चुना था, तो उस संबंध की समाप्ति पर वह उसका आभार लेने क्यों रुके। डैन ने कहा था कि वह उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा, और उसके लिए घर से चले जाने में राधिका के मन में यह भाव था कि लो, मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दुख, खेद, शोभ, खीज, रुलाई, आत्मभर्त्सना का एक भारी ढेर हृदय पर रखा हुआ था और होंठ भींचे हुए। डैन ने उसे रोका भी नहीं। वह भी जानता था और राधिका भी कि दोनों के मध्य क्या भाव था। कितनी ही रातें डैन ने बैठक में सोफे पर गुजारी थी, कितनी ही बार डैन को सोफे पर छोड़ वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। डैन जब उसे हिमकन्या सी जमी हुई और संगमरमर की प्रतिमा कहकर चिढ़ाता, तब भी राधिका एक कचोट के साथ समझ जाती कि इससे अधिक वह और कह ही क्या सकता है। बाद में मिसेस होमर के घर रहते हुए राधिका प्राय सोचती कि उसे कोई भी पुरुष आकर्षक क्यों नहीं लगता। क्या डैन सच कहता था कि अपने पिता के प्रति उसकी भावनाएं एक मानसिक विकृति के रूप तक पहुंच गई थी और उसे कोई भी पुरुष पिता के सम्मुख नहीं जचेगा। यदि कभी वह किसी के साथ डेट पर गई भी, तो एक संध्या की शिष्ट औपचारिकता निभाने के प्रयत्न से ही लौटकर सिर में दर्द हो जाता। अब इतने समय बाद पापा और डैन दोनों के ही प्रति कटुता का भाव मन से धुल चुका था। वह डैन के प्रति कुछ कृतज्ञ हुआ थी। डैन ने ही आंखों में उंगली चुबाकर हर चीज़, हर सत्य को सही परिप्रेक्ष्य में देखने को बाध्य किया। रज्जू मामा ने अपनी ओर से शायद उचित सलाह ही दी थी। बंधी हुई नौकरी करने के प्रति मन में सदा से अरुचि थी। पापा के पास भी अनिश्चित समय तक नहीं रह सकेगी। तब विवाह, पर उसे अब स्वीकारेगा भी कौन। न वह किसी अनजान पुरुष से सप्तपदी की रस्म पूरी करवाकर पत्नी बनना पसंद करेगी। क्या अक्षय? शायद इसलिए विद्या ने स्वयं ने आकर अक्षय को भेजा। क्या अक्षय उसके अतीत के बारे में जानता है? विद्या के सामने पड़ते ही राधिका को हमेशा अस्वस्थी सी होती थी। अभी से नहीं, सदा से। विद्या के मुख पर हमेशा जो बड़ा अलगाव सा रहता था, एक जमी हुई भाव मुद्रा, वह राधिका से सही नहीं जाती थी। आहट पा विद्या बाहर निकल आई। राधिका देख रही है कि अब भी विद्या के चेहरे पर वही दूरी सी है। शंभू सामान उतार रहा है। चीज़ें राधिका के कमरे में रखने का आदेश दे विद्या ने पूछा, अक्षय मिला था? हाँ। विद्या इस समय मूंगा सिल्क की साड़ी पर पश्मीने का शाल ओढ़े हुई थी। लंबा दुबला शरीर, ऊंचा माथा, पतले चेहरे पर खिंची खिंची आंखें, खड़ी नाक और बेहद पतले होंठ, बीच की मांग निकालकर दोनों ओर से सादे तरीके से बनाए गए बाल, मुद्रा पर प्राध्यापिका होने की गरिमा और पहनने ओढ़ने में आभिजात्य। राधिका चढ़ते जाड़ों की उस सुबह बाहर पोर्च में खड़ी है। शंभू से अपने कमरे में सामान लगाने का आदेश सुन एक नन्हा सा विस्मय जाग उठता है। तो घर में अभी भी राधिका का कमरा नाम का स्थान है। वह मेहमान कमरा या भंडार घर या विद्या के पढ़ने का कमरा नहीं बना दिया गया है। राधिका चारों ओर देख रही है। सिविल लाइंस को पीछे छोड़ शहर आगे बढ़ गया है और बच गया है एक उजाड़ सा वीरानापन। सभी बंगलों के आगे लंबी चौड़ी धरती थी, जिसमें अपने आप ही कुछ फूले तो रंग गंध दिखे, नहीं तो रात दिन सुनसान पड़ी सड़क पर धूल उड़ती रही। पिछले दिनों में केवल बूढ़े माली को ही बगीचा संवारने का शौक था,
तभी आगे कुछ क्यारियों में जाड़े के फूल लगा दिया करता था, पीछे की ओर गाजर, टमाटर आदि कुछ खाने की चीज़ें। पर अब तो क्यारियाँ भी खाली पड़ी है। मेहंदी की बाढ़ काफ़ी छिन हो गई है और बोगनवेलिया की रंगारंग लतरों को शायद भैंस बकरियां खा गई होंगी। राधिका खड़ी है और बीते समय का बोझ तेज बहते पानी की तरह उसे कपा रहा है। इस घर की धरती पर पैर रखते हुए ही हृदय में एक अजीब सी छपछपाहट होने लगी है और जैसे तेज नाखूनों से परतें की परतें खुरची जा रही है। विद्या ने बाएं कंधे से नीचे फिसलते शाल को संभालकर ओढ़ते हुए कहा, अंदर चलो राधिका। राधिका ठिठक गई है। वह देख रही है कि उसे बैठक में बुलाया जा रहा है। शंभू आकर पूछता है, आपके लिए चाय अभी लाऊं या हाथ मुंह धोकर लेंगी? शंभू नया नौकर है, तभी इतने आदर व औपचारिकता से बात करता है। अभी ही दे दो, विमनस्क हो राधिका कहती है। वह विद्या के साथ आकर बैठक में चली आई है और एक दृष्टि चारों ओर डालकर बैठ जाती है। दीवार पर एक नया तैल चित्र है, गहरे भूरे और स्लेटी रंगों की प्रधानता लिए हुए एक नए कांस्य प्रतिमा, शायद नेपाली पद्धति की। उसके अतिरिक्त इस धूप खिली सुबह में भी कमरे में एक धूमिलता, एक फीकापन सा है। पापा कहाँ हैं? राधिका ने पूछा। विद्या ने उत्तर देने से पहले झुककर एक कुशन ठीक किया और कहा, गंगा पार वाली कोठी में। अकेले? नहीं, भवानी। शंभू चाय की ट्रे ले आया। राधिका बीच में टूट गई, सांस को दोबारा खींचती है और अगला प्रश्न पूछने से पहले सोचती है कि पूछे या नहीं। कब से है? काफ़ी समय से। विद्या ने चाय छानना प्रारंभ किया। राधिका ने कुर्सी की टेक लगा ली, हाथ में चाय का प्याला थाम लिया, घूंट घूंट चाय भी पीने लगी। गंगा पार वाली कोठी भी दूसरी जायदाद की तरह पापा को बाबा से मिली थी। राधिका ने सुना था कि अपने युवा दिनों में बाबा ने उस कोठी में एक तवायफ को रख छोड़ा था। कोठी भी उन्होंने उसी के लिए शहर से दूर एकांत में बनवाई थी। उस तवायफ की मृत्यु के बाद यह मुद्दत तक खाली पड़ी रही और राधिका के बचपन में ही पापा ने गर्मियों में वहाँ जाना शुरू कर दिया था। एक विंग को सुधरवाकर अच्छे ढंग से सजाया गया और वहाँ जो राधिका का कमरा था, उसका द्वार यदि खुला होता तो दूर गंगा पर लंबा पुल दिखाई देता और अक्सर रात में बरामदे में बैठे रहने पर पुल पर से गुजरती रेल की रोशनियों और निस्तब्धता को भेदती हुई उसकी धड़धड़ाहट। अब वहाँ पापा को अकेले रहते हुए कैसा लगता होगा। मुमताज, जिसे बाबा ताजो कहकर बुलाते थे, पापा की युवा अवस्था तक जीवित थी। माँ को उसने मुंह दिखाई में जड़ाऊ कंगनों की जोड़ी भेजी थी। बचपन में एक बार पापा से यह पूछने पर कि वह कैसी थी, पापा ने संक्षेप में कहा था, सुंदर, खूब गोरी, हंसमुख, और चुप हो आए थे। विद्या को पहली बार विमाता के रूप में देख राधिका ने सोचा था कि क्या ताजो भी ऐसी ही रही होगी। पापा इधर आते हैं? बहुत कम, ज़रूरत की चीज़ें भवानी ले जाता है उन्हें। राधिका रुकी, फिर एक सांस में कह डाला, मालूम है कि मैं आने वाली हूँ। भवानी परसों आया था, मैंने कहलवा दिया था। जिस तेजी से आंखों में आंसू भर आए, उससे राधिका स्वयं अवाक रह गई, एकदम उमड़े और ढुलक गई। विद्या के आगे वह कभी नहीं रोई थी। कसकर होंठ भींचते हुए उसने प्याला खट से नीचे रखा और हड़बड़ाती हुई अंदर की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर गई और थमना पड़ा, क्योंकि पहले जहाँ दरवाज़ा था, अब किताबों के ऊपर छत तक चीनी हुई शेल्फ थी। मुड़कर कुछ पीछे आने पर जिधर से शंभू आया था, उधर ही से अंदर जाकर राधिका अपने कमरे की ओर चली गई और पलंग पर गिर गई। 3-4 दिनों से जो दंश देता, टीसता, तिल मिलाता, कचोटता, छटपटाता था, अब वह एकाएक अनियंत्रितता से फूट पड़ा था। इसके वेग के सम्मुख राधिका असहाय थी। मध्याह्न की लौटती हुई धूप से कमरा उज्ज्वलित हो आया। राधिका अभी तक पलंग पर पड़ी हुई है। 11 बजे उसने बाहर रिक्शे की घंटी सुनी थी और विद्या का स्वर भी, शंभू से कहते हुए भी कि ठीक से राधिका को खिला पिला दे। उसके बाद शंभू के दरवाज़ा बंद कर गुनगुनाते हुए अंदर आने की आहट थी। राधिका अब हल्की है, एकदम रिक्त,
भारहीन सी महसूस करते हुए। सिर में केवल थोड़ा सा दर्द है और हाथ पांव बिल्कुल शक्तिहीन जान पड़ते हैं। उसका यह कमरा, विद्या ने आते ही घर की काया पलट दी। माँ के ज़माने का भारी भारी फर्नीचर, अलमारियाँ, पलंग, मेज़ें सभी तिरोहित हो गई। विद्या को तोड़ने फोड़ने की धुन सी चढ़ गई थी। कहीं दीवारें गिराई गईं, कहीं नए दरवाजे लगे, कहीं दरवाज़ों को पाटकर खिड़कियाँ निकाली गई। पुराने ज़माने की बनी ऊंची ऊंची छतों में फॉल्स सीलिंग लगी। राधिका के कमरे से सटा ही तब पापा का शयन कक्ष था, जिससे रात में डर लगने या ज़रूरत होने पर बिटिया उन्हें पुकार सके। विद्या ने उसे मेहमान कमरे का रूप दे दिया और अपना शयन कक्ष ठीक दूसरी ओर ले गई। राधिका ने हट किया था कि उसका पोर्शन, एक कमरा, संलग्न गुसलखाना और बगीचे की ओर का बरामदा वैसे का वैसा ही रहे। उसे दीवारों पर चूने की पुताई पसंद है, ऊंची ऊंची छतें भाती है और बरामदे के नक्काशदार खंबे और उन पर चढ़े मार्शल नील भी। अब राधिका देख रही है कि इस कमरे में भी फॉल सीलिंग लग गई है। दीवारें बहुत फीके फालसाई रंग से पुती हुई है। कमरे का फर्नीचर वही है, अखरोट की लकड़ी का पलंग, श्रृंगार मेज और एक अलमारी। दीवारें खाली हैं, शेल्फ में उसकी किताबें भी नहीं हैं। कमरे के एक कोने में उसका सूटकेस रखा हुआ था। अनमनी सी राधिका ने जैसे अपने को ठेल कर उठाया। जाकर अलमारी खोली तो देखा कि जो कपड़े छोड़ गई थी वे दराजों में चुने रखे हैं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। कितनी ही साड़ियों को वह भूल चुकी थी। ब्लाउजें कितनी पुरानी स्टाइल की मालूम होती थी। चूड़ियों के डब्बे में चूड़ियाँ, हरे रंग की दो दो चार चार। दराज में साड़ियों की तह के नीचे हाथ डालने पर उंगलियों ने एक माला के मनकों को छुआ। उसने एक मनका निकाल कर देखा। अतीत में कब किस अवसर पर यह माला खरीदी गई होगी, इसकी याद राधिका को अब बिल्कुल नहीं थी। राधिका ने फिर हाथ डालकर टटोला। इस बार हाथ में एक स्वर्ण पदक आ गया। दराज खुली छोड़ राधिका पलंग पर आ बैठी और उलट पुलट कर उस पदक को देखने लगी। उस वर्ष विश्वविद्यालय की बीए परीक्षा में सब छात्राओं में वह प्रथम आई थी। पदक पर उसका नाम खुदा हुआ था। उस वर्ष की वह अल्लड़, अनजान और बड़ी गंभीरता से जीवन को लेने वाली राधिका का अब उसके अंदर केवल आभास मात्र बचा था। वह सर्वप्रथम आएगी, इसकी न उसे आशा थी न उसने कल्पना ही की थी। प्रथम श्रेणी आने लायक पर्चे अवश्य हुए थे और परीक्षा फल निकलने पर वह एक बड़ा शानदार भोज देंगे, यह पापा ने पहले ही कह दिया था। उन्होंने भोज भी दिया था, पर राधिका की सफलता के हर्षोत्सव में सम्मिलित होने में लोगों को कुछ और जिज्ञासा भी थी, पापा की नवविवाहिता पत्नी विद्या को देखने की। जब से आई है, राधिका बराबर अतीत को ही पुनः पुनः उघाड़ कर देख रही है। वहाँ उस देश में न इतना खाली समय था, न हर समय याद दिलाने वाली परिस्थितियाँ। वहाँ तो हर समय राधिका अपने को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखती थी, इतना कि शरीर यंत्रवत चलता रहे और इतना थक जाए कि रात में बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाए। अगर किसी दिन हृदय विद्रोही कर उठे और मन विगत को सोचने में उलझ ही जाए तो नींद की 2 गोलियां ले ली जाएं। जब सारे वृक्ष नग्न शाखाएं लिए भीषण सर्दी में ठिठुरे, चारों ओर केवल हिम का कारागार हो और किसी उष्ण जगह लेटकर देर तक आंखें बंद करने की तबीयत हो, तो उस अवसाद को कम करने के लिए भी भोजन के बाद गोलियों की सहज व्यवस्था। पर यहाँ राधिका अपने को हर अपने संबंधों, परिवेश और भावनाओं में इतना पृथक पाती है कि बैठकर घावों के खुरंड उलेचने के अतिरिक्त और करे भी क्या। राधिका की मुट्ठी में स्वर्ण पदक है और वह उस वर्ष की गर्मियों को एक बार फिर मन में दोहराने लगती है। राधिका की परीक्षा समाप्त होने पर मसूरी जाने का प्रबंध पापा ने पहले ही कर दिया था। बहुत वर्षों से मसूरी गए भी नहीं थे और शायद जाते भी नहीं, यदि भाभी बार बार राधिका को अपने साथ कहीं ले जाने का आग्रह न करती। उनका कहना था कि पापा और बड़दा दोनों ही अपने अपने कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं और राधिका बड़ी होती जा रही है, किसी को ख्याल ही नहीं कि ब्याह शादी की बात करे। गर्मियों में पहाड़ों पर कितनी चहल पहल रहती है और 4 भले लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। भाभी की संरक्षता में गर्मियाँ बिताना राधिका के लिए सजा हो जाएगी। शायद इसी विचार से पापा ने स्वयं मसूरी जाने का प्रबंध कर लिया।
कैमसबैक रोड पर अपनी एक कॉटेज थी जहां पापा बरसों से नहीं गए थे। उस साल उसे ही मरम्मत करवाकर ठीक करवाया और भवानी को साथ लेकर अप्रैल के शुरू में ही चले गए। राधिका उनसे अधिक साथ की अपेक्षा न करे, ये पहले से ही उन्होंने जता दिया। उनकी एक पुस्तक छप रही थी और वे उसी को लेकर व्यस्त रहेंगे। राधिका के लिए यह कोई नई बात न थी। वैसे तो पापा ने बाबा की इच्छा अनुसार वकालत पढ़ी भी थी। गेट पर उनके नाम का धूमिल तख्ता अभी कुछ दिन पहले तक लटकता रहा था, पर वकालत करने में कभी भी उनका मन लगा हो ऐसा उसने कभी नहीं सुना। बाबा अपने समय के बड़े प्रसिद्ध वकीलों में से थे और समृद्ध स्वरूप शहर में दुकानों की एक पांत और यहाँ वहाँ 3-4 घर छोड़ गए थे। उनके जीवन काल में ही पापा ने साहित्य और कला पर लेख आदि लिखना प्रारंभ कर दिया, परंतु राधिका की माँ की मृत्यु के बाद तो उनका सारा समय ही उसमें लगने लगा। वर्षों तक जीवन का क्रम इसी प्रकार चलता रहा। बड़दा शिमले के स्कूल में पढ़ते रहे और राधिका नौकरों और आयाओं से घिरी पापा के साथ सिविल लाइंस वाले बड़े से पुराने बंगले में रहती रही। गर्मियाँ आती तो गंगा पार वाली कोठी में चले जाते, जहाँ राधिका की दोपहरें बाग में कच्चे आम या फालसे तोड़कर खाने में बीतती। मसूरी की भीड़-भाड़ में राधिका का मन बेहद रम गया। कॉटेज के निकट ही विद्या अपनी छोटी बहन रमा और वृद्धा माँ के साथ ठहरी थी। रमा राधिका की समवयस्का थी और हर साल मसूरी आने के कारण उसके परिचितों का दायरा बहुत लंबा चौड़ा। राधिका उसमें सोत्साह सम्मिलित हो गई। वह जानती थी कि काम करते हुए पापा किसी प्रकार का व्याघात नहीं पसंद करते, इसलिए राधिका के अधिकतर बाहर रहने से उन्हें घर में थोड़ी सी शांति मिलेगी। फिर घर में पुराना नौकर भवानी था, जो कि पापा की खाने पीने की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। भवानी ने ही सबसे पहले बड़बड़ाना शुरू किया। सारा सारा दिन यहीं बीतता है, साहब से हरदम बतियाती रहती है, काम धाम सब बंद पड़ा है। कौन? राधिका सुबह की चाय पी रही थी। गहरी नींद का नशा अब भी उसके ऊपर था। बाईं बाँ शिथिल सी रजाई के ऊपर पड़ी थी, रजाई की ठंडी साटन को महसूस करती हुई। पिछला पूरा दिन कैंपटी फॉल की पिकनिक पर बीता था और पैर अब भी थोड़ा थोड़ा दुख रहे थे। वही विद्या और कौन? भवानी ने कहा और झाड़न से धूल पोंछने लगे। ओह विद्या! राधिका हंस दी। विद्या के कमरे में आते ही रमा की सहेलियाँ एकदम चुप हो जाती थी और वह सन्नाटा तब तक रहता जब तक विद्या चली न जाती। रमा से कुछ वर्ष बड़े होने पर भी उसके स्वभाव में बिल्कुल फर्क था। कम बोलती, कम हंसती। वही विद्या पापा का समय नष्ट करती है, यह जानकर राधिका को हंसी आई। यद्यपि पापा और विद्या के बीच किताबों का आदान प्रदान होता रहता है, इसे वह जानती थी। कुछ सप्ताह बाद जब वह रमा और अन्य परिचितों के घर में सारे दिन ब्रिज खेलकर लौटी, तो पापा उसकी प्रतीक्षा में बाहर बरामदे में ही टहल रहे थे। राधिका दूर से ही देखकर धक से रह गई। वह पूरा दिन बाहर बिता कर आई है। यह बात भवानी ने पापा के कान में फूंक दी होगी और अब बड़ी डांट। वह कुछ देर बरामदे में रुकी। पापा ने उसे पास पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। पापा ने टहलना बंद कर दिया और पाइप के लंबे लंबे कश लेने लगे। वह कुछ कहने के लिए उचित शब्द ढूंढ रहे थे। राधिका अपने नाखूनों की ओर ताकती रही। पापा के भर्त्सना के कुछ शब्दों के लिए पूरी तरह प्रस्तुत थी। बेटी, अगले सप्ताह विद्या और मैं विवाह करने जा रहे हैं। राधिका ने चौंक कर पापा की ओर देखा। क्षणांश में उसके ऊपर से एक तूफान गुजर आया। बाहर पहाड़ों के ऊपर गहरा नीला आकाश था। बरामदे के बाहर जिनिया के बड़े बड़े फूल। कुर्सी की बेंतों में उंगलियां फंसाकर राधिका ने अपने को संयत किया। फिर वह बिना कुछ कहे उठी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बैठने के बाद वह उठी और अलमारी से कपड़े निकालकर पलंग पर रखने लगी। पापा से जब भी वह नाराज होती तभी घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देती। वह मौसी के पास चली जाएगी या बड़दा के हॉस्टल पर वह कभी पापा के पास नहीं रहेगी। अलमारी के नीचे वह अपनी अटैची निकालती और उसे पैक करने लगती। अपना मंजन, ब्रश, कंघा, रिबन, 2-1 खिलौने, कुछ कपड़े, यह सब बड़ी सावधानी से रखा जाता
और अपने छोटे से बटुए के पैसे एक बार फिर गिनकर वह कमरे के किवाड़ बंद कर जब बाहर निकलने लगती तो पापा हमेशा स्टडी से निकलकर उसे गोद में उठा लेते। एक आध आंसू गिराकर राधिका मान जाती और पापा उसे वापस ले आते और उसे मनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ भेंट देते, जैसे कि तस्वीरों वाली एक नई किताब या राधिका के प्यारे पिल्ले के लिए स्वेटर बुनने का ऊन या एक सप्ताह तक रोज़ रात में एक कहानी पढ़कर सुनाने का वादा। अब वह नहीं हो सकता। पापा विद्या से विवाह करना चाहते हैं और यदि राधिका घर से चली भी जाएगी तो शायद वे रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि राधिका कहीं भी नहीं जा सकती। जा क्यों नहीं सकती? राधिका ने मन में सोचा। उसने बीए का इम्तिहान दिया है, पास तो हो ही जाएगा, फिर वह नौकरी कर लेगी, कहीं रिसेप्शनिस्ट या एयर होस्टेस या सेल्स गर्ल। इससे पापा को कितना आघात पहुंचेगा वह यह भी जानती थी, और उस समय वह यही चाहती थी, पापा को दुगने वेग से आघात पहुंचाना। वह पुरानी आदत के अनुसार पहले गुसल खाने से मंजन ब्रश ले आई और फिर ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें समेटने लगी।